फ्रेंड्स, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट द मनी एंड क्रेडिट। तो वैकेशन से पहले हमने ऑलरेडी ये चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर दिया था। इसका एक वीडियो आपको, इसका एक पोर्शन का, एक टॉपिक का वीडियो जो है आपको डाला ऑलरेडी आपके पास पहुंच चुका होगा, जिसमें हमने वी ऑलरेडी हैड डिस्कस्ड अबाउट द वाटर सिस्टम, जिसमें हमने वाटर सिस्टम के बारे में डिस्कशन की थी कि किस तरह से वाटर सिस्टम। आई एम नॉट गोइंग टू बी डिस्कस्ड अबाउट दिस टॉपिक इन डिटेल, बट सिंपली आई एम जस्ट गोइंग टू रिकैप्चुलेट द basic points of this water system. That basically water system is completely is connecting with the double coincidence of wands, जिसमें कि अगर दोनों आधारों की तरफ से अगर जब ज़रूरत का अंदेशा होता था तभी उनके बीच में ट्रांसैक्शंस पॉसिबल होती थी, और उस चीज़ को हम वाटर सिस्टम कहा करते थे। बट इन मॉडर्न टाइम पीरियड में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो समय के साथ साथ जैसे सिविलाइजेशंस में डेवलपमेंट होती गई, जैसे जैसे सिविलाइजेशंस में उनके इकोनॉमिकल स्टेटस में, उनके पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस उनमें क्रिएट होते गए, नए मैटर्स जो हैं उनमें नए एक्सपीरियंसेस जो हैं वो अपनी डेली लाइफ में फील करते गए। उसके आधार पे जो चेंजेस आए उसमें हमने ये चीज़ देखी कि समय के साथ साथ बहुत सारी मुद्राएं जो हैं वो देखने को मिली। बेसिकली these currencies are made up of very precious metals, ठीक है। लेकिन मॉडर्न टाइम पीरियड में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो करेंसी है दैट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ पेपर और कॉइन्स, ठीक है। और ये जो है ये इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ एनी प्रीशियस मेटल्स एंड नेदर इट हैज़ बीन यूज्ड फॉर एवरीडे, नेदर इट हैज़ टू बी यूज्ड एज ऑन इट्स एवरीडे यूज़, ठीक है। तो मतलब जैसे आपका ग्रेन्स था या आपकी कैटल्स थे, तो वैसे इसकी वो नहीं है। सिंपली इट इज़ मेड अप ऑफ पेपर एंड कॉइन्स, आज की जो मॉडर्न करेंसी है वो। लेकिन उसके बावजूद, लेकिन बात ये आती है कि अगर ऐसा है तो हम इसे यूज़ क्यों कर रहे हैं जब इसकी कोई अपनी इतना ये प्रीशियस नहीं है, इतना इसका एवरीडे यूज़ नहीं है, देन व्हाई वी आर यूजिंग इट? हाउ डज इट played a vital role especially in maintaining our transactions. So ये ऐसा इसलिए है, इसका इम्पोर्टेंट आज का जो पैसा है, आज की जो हमारी करेंसी है रुपी, इसकी जो वैल्यू है बेशक ये पेपर से है, बेशक इट इज़ मेड अप ऑफ पेपर एंड कॉइन, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी इसकी वैल्यू इसलिए है बिकॉज इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये एक वो संस्था है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी ये जो करेंसी है दिस करेंसी इज बेसिकली रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। एंड गवर्नमेंट हैज़ कंस्टिट्यूटेड एन इंस्टीट्यूशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि मनी से रिलेटेड, करेंसी से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो भी गाइडलाइंस होती हैं, जो भी रूल्स हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं, वो देश भर में जितने भी बैंक हैं जो कि इस पूरी मनी की जो मैनेजमेंट है उसको बनाए रख रहे हैं, ठीक है, उन सब को जो इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस और रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं दे आर कंप्लीटली बीइंग पास्ड आउट बाय द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मीन्स हमारे देश में और कोई भी, ठीक है, कोई इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को ये अथॉरिटी नहीं दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे के द्वारा कि वो अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस कर सके। कोई व्यक्ति विशेष या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ रुपी, जो हमारी करेंसी रुपी है, that has only been got a recognition by the government, and this is basically being maintained and authorized, ठीक है, and well managed under the guidance of RBI। और पूरे बैंकिंग सिस्टम में हमारे देश भर में जितने भी बैंक्स हैं, चाहे वो जिस तरह के भी हैं,
चाहे वो एग्रीकल्चरल बैंक हैं, सोसाइटी वाले बैंक हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, जो भी बैंक हैं, किसी भी रूप प्रारूप के बैंक हैं, उन सभी बैंक्स की वो जो भी इंस्ट्रक्शंस होती है, जो भी गाइडलाइंस होती हैं, वो सारी की सारी आरबीआई के द्वारा ही पास की जाती है। गॉट इट? वन पॉइंट सही। अब दूसरा पॉइंट आते हैं। नाउ कम टू द बैंक। बैंक का फायदा ये होता है, बैंक एक वो इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, अब आए दिन we all got to be get involved in different economic activities, and we use supposed to earn so much money as in the form of salaries, या फिर अपने बिजनेस के द्वारा जो भी हमें प्रॉफिट मिलता है, जो भी हम अपनी रोज़मर्रा की जो भी ज़रूरतें होती हैं, जो भी हमारे बजट के अकॉर्डिंग टू जो हमारा अमाउंट का एकोमोडेशन होता है, जब उसके अलावा हमारा जो कुछ पैसा बच जाता है, उस बचे हुए पैसे को हम जो हैं वो बैंक में ले जाके उसे डिपॉजिट करवाते हैं, जमा कराते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है बैंक में अपने पैसे को जमा कराना, दैट इज कॉल्ड डिपॉजिट। ठीक है ना, इसको हम डिपॉजिट कहते हैं। ठीक है, बैंक में हम इसको जमा करते हैं। अब जब भी हमें ज़रूरत होगी तो हम अपने पैसे को, इस जमा किए हुए पैसे को हम जो है, जब भी हमें कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम बैंक से निकलवा सकते हैं। तो वी कैन ओनली विड्रॉ द मनी व्हेन वी आर ऑन द बेसिस ऑफ आवर डिमांड। सो इसीलिए इसको डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। ठीक है, until we would not raise our demand, we cannot withdraw, we are not having an authority to withdraw the money from our account. ठीक है, तो when we would create the demand, when we would create our demand in front of the bank, then only we could able to withdraw the money from our account. So that particular process is known as, इसीलिए हम इसको डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं। Got it? समझ आ गया डिमांड डिपॉजिट? नाउ द सेकंड प्रोसेस इज कि एक और फैसिलिटी हमें बैंक देता है कि कई बार हमें बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं, बहुत सारी हमारी ऐसी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसमें हम हर समय अपना कैश कैरी करके नहीं चल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब भी हमें किसी के साथ भी कोई मनी ट्रांजैक्शंस प्ले करनी होती हैं तो वी कैन आल्सो यूज़ अ चेक। ठीक है, ठीक है, फॉर तो चेक, इसका मतलब ये होता है कि वी आर अलाउइंग द पर्सन्स टू अलाउइंग द बैंक टू गेट ट्रांसफर द मनी फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन और पर्सनल बैंक अकाउंट्स। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक के द्वारा ऐसी प्रोसीडिंग्स करते हैं। आजकल के टाइम में ऑनलाइन पेमेंट्स हो गई, अब समय बदल रहा है तो आजकल ऑनलाइन पेमेंट्स के द्वारा ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आने वाले समय के अनुसार टेक्नोलॉजी का जो जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट, जैसे अवेलेबल टेक्नोलॉजी हमारे सामने आती जाती है, तो ये सारी चीज़ों में बदलाव आता रहता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट कम्स कि बैंक जो है वो अपनी इनकम कैसे अर्न करता है। अब बैंक जो है, जब हम अपनी बची हुई अपने बजट से अपने हार्ड अर्नड मनी का कुछ पार्ट जब हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक हमें उसके बदले में कुछ इंटरेस्ट पे करता है, यानी कि हम अपने बचे हुए जमा किए हुए पैसे से हमें इनकम भी आ रही है। वी आर आल्सो अर्निंग एन इनकम एज ऑन द थ्रू द फेस ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट के ज़रिए हमें मनी भी आ रही है, हम अर्निंग भी कर रहे हैं। अब बैंक क्या करता है, उस पैसे का अब बैंक अपनी डेली अर्निंग में से 15% जो है वो अपने पास एज ए कैश की फॉर्म में रखता है। वो कैश की फॉर्म में इसलिए रखता है ताकि उसके बाकी कस्टमर्स, ठीक है, अब कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी समय उसको पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, तो जब भी उसे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो वो बैंक से अपने लिए पैसा निकलवा सकता है, विड्रॉ करने आएगा। तो इसीलिए बैंक जो है अपना कैश का 15% जो है अपने पास रखता है एज ए कैश फॉर्म में, ताकि वो जो लोग पैसा विड्रॉ कराना चाहते हैं वो उन्हें पैसे की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। ठीक है, इसके अलावा बैंक अपनी एक्सटेंडेड इनकम से, जो उसकी एक्सटेंडेड जो बचत होती है, उसका इस्तेमाल वो लोन
प्रोवाइड करने के लिए भी देता है, लोन ग्रांट करता है। लोन ग्रांट करने के जरिए ही उसको इनकम आती है। कैसे आती है? अब बैंक जो है अब उस एक्सटेंडेड इनकम का को जो है वो, जैसे किसी व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत है तो वो उसे लोन सैंक्शन करते हैं। जब उसे लोन सैंक्शन किया जाता है तो बैंक उसके बदले में उससे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है, तो वो जो डिफरेंस होता है, जो इंटरेस्ट बैंक हमें दे रहा है, डिपॉजिटर को दे रहा है, और जो बैंक बोरोर से चार्ज कर रहा है, उसका जो डिफरेंस होता है, ठीक है, दैट इज द इनकम ऑफ द बैंक। इज दैट क्लियर? बैंक जो हमें ब्याज के रूप में दे रहा है और जो इनकम और जो इंटरेस्ट बैंक जो है वो बोरोर से वसूल कर रहा है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज द एक्चुअल इनकम ऑफ बैंक। वही बैंक की अपनी रियल इनकम होती है। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से बोरोर और इस तरह से बैंक जो है वो एक मीडिएटर का काम करता है। ठीक है, जिसके पास पैसा ज़्यादा है, जो जमा कराना चाहता है, उसके पैसे की रक्षा सुरक्षा, और जिसे पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, उसे फाइनेंस प्रोवाइड करना ताकि वो अपना काम चला सके, ताकि उनका जो इकोनॉमिकली जो रनिंग ऑन बिजनेस है, जो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, वो किसी भी तरह से स्टैग्नेंट ना हो, वो चलती रहें। तो बैंक यहाँ पर किसकी भूमिका निभा रहा है? एक मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है। इज दैट क्लियर नाउ? नाउ आई थिंक यू गॉट इट अंडरस्टैंड कि हाउ द बैंक इज अर्निंग देयर इनकम एंड ऑल दैट। आज के लिए इतना ही, इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, यू बेटर टू आस्क अबाउट इट विदाउट एनी हेजिटेशन। और इसमें इस इकोनॉमिक बुक में जो लेट्स वर्क दिस आउट है, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो जरूर करते रहिए। वो आप हार्डली 10 to 15 वर्ड लिमिट के आधार पे उन्हें ज़रूर प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।